नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल द हिंदू का उठाएंगे सेंसस को कंडक्ट करने से संबंधित। देखो कोविड-19 की महामारी के कारण सेंसस ना डिले हो गया था, तो सारी एक्टिविटीज सेंसस संबंधित अब फिर से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा 2 अलग अलग इश्यूज हम उठाएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। देखो एक इशू हम डिस्कस करेंगे जोशीमठ डिजास्टर से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट इशू है, सुर्खियों में है, अलग अलग न्यूज़पेपर से वो कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। और जो आर्टिकल का बेस वाला आर्टिकल है वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का, और सबसे लास्ट जो आर्टिकल है वो भी इकोनॉमिक टाइम्स का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से संबंधित, और फोकस उसमें है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कोट देख लीजिए आप। द मैन हु मूव्स ए माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। देखो ये मोटिवेशनल कोट भी है, फिलोसफिकल कोट भी है, इस पर यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकती है और एथिक्स में भी ये कोट पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। समझ गए क्या मतलब है इसका? देखो आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करते हो, क्लियर भी कर दोगे इस एग्जाम को, लेकिन जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो ऐसा तो देखो है नहीं कि एक ही दिन में आपने पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ दी हो। आपने बिल्कुल छोटा सा स्टेप लेना स्टार्ट किया। आपने लक्ष्मीकांत की बुक का पहला पेज पढ़ा होगा, पहला चैप्टर पढ़ा होगा। ऐसे छोटे 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 स्टेप्स जो हैं एक एस्पायरेंट लेता है और अंत में पूरे एग्जाम को क्लियर कर देता है। तो मतलब जब आपको देखो एग्जाम क्लियर करना मुश्किल लगे ना, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लो। अगर कोई यूं सोचेगा कि मैं बड़े बड़े स्टेप लूंगा, एक ही दिन में 15 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, तो देखो बहुत जल्दी मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर किया जा सकता। मतलब सक्सेस का देखो ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप एक ही दिन में वो सारा कवर कर लो जो दूसरे जो एस्पायरेंट्स हैं जिसे 3 महीने 6 महीने लगा के कवर कर रहे हैं। जैसे देखो दशरथ मांझी का एग्जाम्पल है। दशरथ मांझी जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें पहाड़ काट के एक रास्ता बनाया था। अब ऐसा तो है नहीं कि आधा पहाड़ जो है वो एक ही दिन में काट दिया था। उन्होंने ना एक हथौड़े से थोड़ा थोड़ा पहाड़ काटना स्टार्ट किया, 1 स्टेप एट ए टाइम। एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड यहां पे देखिए। देखो एक सीढ़ी है। अब सीढ़ी में ना एक तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं। आप ना इस सीढ़ी पे आसानी से ऊपर चढ़ जाओगे, छोटे छोटे स्टेप्स हैं। एक ये सीढ़ी है, आप ये देखिए, बताइए कौन सी सीढ़ी पर चलना ज्यादा आसान है, इस सीढ़ी पर या उस सीढ़ी पर? जाहिर तौर पे इस सीढ़ी पे चलना ज्यादा आसान है। 1 स्टेप एट ए टाइम। जब आपको लगे कि लक्ष्य डिफिकल्ट है, जब आपको लगे कि गोल अचीव करना मुश्किल है, तो सोचो कि आज सिर्फ मुझे 1 चैप्टर करना है, आज मुझे सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं। धीरे धीरे करते जाओगे, इसका कंपाउंड इफेक्ट देखना स्टार्ट होगा, और जो ये इंक्रीमेंटल मेहनत आप कर रहे हो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज रिलेटेड टू जोशीमठ डिजास्टर, और आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोकेशन जान लीजिए जोशीमठ की। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने ना, जिनको श्रेय जाता है हिंदुइज्म को रिवाइव करने का, इन्होंने ना देश की अलग अलग डायरेक्शंस में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अलग अलग डायरेक्शंस में ना 4 मठ यानी 4 पीठ इस्टेब्लिश किए थे। जैसे देखो साउथ में इस्टेब्लिश किया श्रृंगेरी में, और ईस्ट में इस्टेब्लिश किया कहां पे? उड़ीसा में, पुरी में, जिसे गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। गुजरात में द्वारका पीठ, और नॉर्थ में बद्रीनाथ के नजदीक जोशीमठ यानी ज्योतिर्मठ। और देखो शंकराचार्य जी ने ना हर एक पीठ को जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब आप एक वेद पढ़ोगे, मतलब हर एक मठ को एक वेद को स्टडी करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और हर एक मठ को संभालने की जिम्मेदारी दी थी अपने एक शिष्य को। खैर हम बात करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आया तो मैंने आपको बताया। बात करें ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ की, यहां पे देखो एक मिलिट्री कैंट भी है, और ये मिलिट्री कैंट ना चाइना बॉर्डर के बहुत नजदीक है। और जोशीमठ ना एक प्रकार से गेटवे है। आपको आगे बद्रीनाथ जाना हो तो जोशीमठ से होकर जाना पड़ेगा, हेमकुंड साहिब आपको जाना हो तो भी जोशीमठ से होकर गुजरना होगा। तो इस टाउन की ना, जहां पे ऑलमोस्ट 20,000 लोग रहते हैं, रिलीजियस सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है।
अब बात करते हैं क्यों सुर्खियों में आया ये टाउन। देखो एज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप सोकर उठो और घर में ना एक बड़ी सी दरार आपको मिले। मतलब सच में बहुत ज्यादा डर लगेगा। किसी के साथ भी ऐसा होता है, वो हिल जाएगा। यही हो रहा है जोशीमठ के रेजिडेंट्स के साथ में। मतलब 2-3 जनवरी के बाद से ही बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं जोशीमठ के ऑलमोस्ट 600 घरों में। देखो ऐसा नहीं है कि जोशीमठ के रेजिडेंट्स ने पहली बार इन दरारों को देखा है। दरारें तो पहले भी आती रही उनके घरों में, छोटी छोटी, लेकिन अब उनका साइज बहुत बड़ा हो गया है। मतलब वो जो पूरा माउंटेन है ना, स्ट्रेस में है। यही बहुत ज्यादा चिंता का कारण है। मतलब आने वाले समय में एक बड़ी डिजास्टर का शिकार हो सकता है जोशीमठ, क्योंकि लैंड जो है वो खिसक रहा है, जमीन जो है वो धंस रही है। देखो सबसे पहले ना एमसी मिश्रा कमेटी ने ना 1964 में ही बोल दिया था कि बड़े स्केल पे यहां पे आप एक्टिविटी मत कीजिए। ये एरिया जो है सीस्मिक जोन में आता है, हाई सीस्मिक जोन में, अर्थक्वेक प्रोन है ये एरिया। लेकिन हमेशा हम बात करते हैं ना, सरकारों के पास ना विजन नहीं होता डेमोक्रेसी में। उन्हें लगता है कि बस आगे की 5 साल की सोची जाए। 64 के बाद जितने भी सरकारें आई, उन्होंने यहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज की। आप बोलोगे सर डेवलपमेंट भी तो जरूरी है, बैलेंस स्टैब्लिश होना चाहिए। देखो अगर पता है कोई एरिया बहुत ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, जहां पे जमीन ऐसी है कि पहले यहां पे ग्लेशियर था और मतलब लैंडस्लाइड से जो मिट्टी नीचे आई ना, उससे ये पूरा माउंटेन बना हुआ है। जो यहां पे सोइल है ना वो हार्ड नहीं है, सोइल यहां पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। उसके ऊपर पूरी जोशीमठ की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो पहले से पता था कि आगे जाके बड़ा डिजास्टर यहां पे आ सकता है। फिर भी सालों साल जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है ना वो चलती रही। यूपीएससी देखो क्वेश्चन इस इशू पर ना काफी तरीके से पूछ सकती है। जैसे देखो रीजन्स की बात की जा सकती है कि हाल फिलहाल में माउंटेनियस एरिया में काफी ज्यादा डिजास्टर्स देखने को मिल रही हैं, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रही हैं। क्या रीजन्स हैं, क्या सॉल्यूशन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या फिर देखो केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है कि आप डीएम हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जो इस प्रकार से डिजास्टर का शिकार हो रहा है, तो आप कैसे इस डिजास्टर को संभालोगे। आप बताइए, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस बताइए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताइए। तो वहां पे आप ये सब चीजें बताओगे। देखो हमेशा जब भी इस प्रकार से डिजास्टर पे क्वेश्चन आ जाए ना, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इमीडिएट प्रायोरिटी मस्ट बी टू इवैक्यूएट द पीपल। मतलब लोगों की जो सुरक्षा है वो सबसे पहले, क्योंकि अब ये जो पूरा एरिया है धीरे धीरे खिसक रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार ने और चमोली जिला प्रशासन ने ना उन फैमिलीज को, प्रभावित फैमिलीज को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज से देखो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहली प्रायोरिटीज ये थी 600 परिवार जो प्रभावित हुए हैं उन्हें कन्विंस करना, इवैक्यूएट करना, उनकी रिहैबिलिटेशन, उन्हें खाना पहुंचाना, ये सब इमीडिएट प्रायोरिटी है। वो बाद में आएगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन में जैसे आगे सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव कीजिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का सहारा लीजिए और अच्छे से इस पूरे एरिया की मैपिंग कीजिए। अगर आवश्यकता पड़े तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को पूरी तरह से रोक दीजिए। तो ये सारी चीजें आप बताओगे केस स्टडी में। लेकिन अब देखो रीजन्स की बात करें कि आखिरकार ये जो एरिया है, ये तो चलो देखो एक बात हो गई पूरी तरह से ये कहना कि मिट्टी जो थी यहां पे वो सॉफ्ट थी। ऑलरेडी लैंडस्लाइड से जो मिट्टी नीचे आई उससे ये पूरा एरिया बना हुआ था। लेकिन देखो और भी काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो एरिया है अभी डिजास्टर का शिकार हो रहा है। जैसे देखो एक तो है मैन मेड एक्टिविटीज। आपको पता है पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है हमारे देश में पिछले 50-60 सालों में। तो पॉपुलेशन का प्रेशर आया, यहां पे लोगों के घर बनने स्टार्ट हो गए। जहां जगह मिली वहां पे घर बना लिया। अब देखो जहां जगह मिलेगी वहां पे घर बना लिया जाएगा तो पानी का जो फ्लो है वो भी तो प्रभावित होगा ना। पानी आगे नहीं जा पाएगा, पानी नीचे जाएगा या फिर जहां अल्टरनेटिव कोई रूट ढूंढेगा। अब देखो सोइल जो है ऑलरेडी सॉफ्ट है और ज्यादा पानी का जो रूट है वो चेंज हो चुका है। पानी और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है रूट चेंज होने की वजह से। तो फिर मिट्टी जो है वो खिसकेगी और क्या मतलब कहां जाएगी मिट्टी, समझ गए। इसके अलावा देखो अगर आप क्लाइमेट रीजन्स की बात करो, एक सेकंड में निकाल लेता हूं। मेट्रोलॉजिकल रेजिम चेंज, आपको भी पता है देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश आती है तो एकदम से बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है, नहीं आती तो नहीं आती। मतलब वेदर जो है बहुत ज्यादा इरेगुलर हो गया है। सेम इसी एरिया में हमने डिजास्टर देखी 2021 में भी, याद होगा आपको। तपोवन विष्णुगढ़ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है
फ्लैश फ्लड आई थी कौन सी रिवर्स में? ऋषि गंगा एंड धौल गंगा रिवर्स में। फरवरी 2021 में यह हादसा हुआ था। 200 लोगों की जान चली गई थी इस हादसे की वजह से। इसके अलावा देखो जुलाई 2021 में भी भारी बारिश आई और यहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है धोंदरिया। इस माउंटेन का एक हिस्सा खिसक गया था। मतलब ऑलरेडी जो है ये जो एरिया था वो डिजास्टर का शिकार था और यहां के जो लोग हैं ना बार बार डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को दोष दे रहे हैं इन डिजास्टर्स का। जैसे देखो एनटीपीसी का ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है विष्णुगढ़ से लेकर तपोवन के बीच में। एक जगह है विष्णुगढ़ और दूसरी जगह है तपोवन। दोनों के बीच में ना एनटीपीसी एक टनल इस्टेब्लिश कर रहा है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो यहां के जो रेजिडेंट्स हैं ना वो बार बार इस प्रोजेक्ट को दोष दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो मिट्टी है वो धंस रही है। हालांकि देखो एनटीपीसी का ये कहना है नहीं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जोशीमठ से अच्छे खासे डिस्टेंस पर है। हमारी टनल की एक्टिविटीज की वजह से वहां पे मिट्टी नहीं धंस सकती। एनटीपीसी का यह भी कहना है कि जब देखो मिश्रा कमेटी ने 50 साल पहले यह रिपोर्ट दी थी और हमारा प्रोजेक्ट तो काफी लेट स्टार्ट हुआ, तो हमारे प्रोजेक्ट को कैसे दोष दिया जा सकता है। अब बात देखो यही है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन सरकार किस प्रकार से किसी विभिन्न सरकारें जो 64 के बाद आई किस प्रकार से किसी इशू को इग्नोर कर सकती हैं पॉपुलिज्म के चलते, ये दिखाने के चलते कि देखो हम डेवलपमेंट ला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। देखो हम ना एथिक्स में एक इशू डिस्कस करते हैं जिस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, डेवलपमेंटल कंसर्न्स वर्सेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स, दोनों के बीच में बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो उसका एक खराब एग्जाम्पल है जोशीमठ में दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका, तभी ये डिजास्टर है वो आई है। सॉल्यूशंस की बात करें लास्ट में क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। देखो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन ये दोगे आप, डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करो, मतलब अच्छे से पूरे एरिया की मैपिंग करो। अभी देखो पीएमओ में मीटिंग हुई थी और अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट है देहरादून में जो हिमालय की स्टडी करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आईआईटी रुड़की के जो प्रोफेसर्स हैं सबको इनवाइट किया गया। अब वो पूरा दल जो है वो जोशीमठ में जाएगा इस घटनाक्रम को स्टडी करने के लिए आखिरकार हुआ क्या है। मेनली देखो 350 मीटर का पूरा जो स्ट्रेच है ना उसमें 600 घर जो है उनमें दरारें देखने को मिल रही है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि ये जो लोग जाएंगे ना पूरी डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी को आने वाले दिनों में रीडिफाइन करेंगे, क्या यहां पे होना चाहिए या फिर एक्टिविटीज को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। वो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि टनल जो बन रही है एनटीपीसी की वो फर्दर बनेगी नहीं बनेगी और एक्टिविटीज फर्दर होंगी डेवलपमेंट संबंधित या फिर नहीं होंगी। इसके बाद नेक्स्ट रिविजिट द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जैसे देखो मणिपुर में ना एक हादसा हुआ था, उस हादसे में भी काफी लोग मारे गए थे। इंफाल जिरीबम रेल लिंक, जब देखो ये हादसा हुआ ना रेल लिंक से संबंधित, तो मणिपुर की सरकार ने ना फिर से ऑर्डर दिया कि आप ना एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को फिर से कंडक्ट कीजिए, लेकिन इस बार क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अक्सर हम ऐसा देखते हैं जब देखो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की बारी आती है ना, तो ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट से पहले, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन देखो इस एक्टिविटी को ना सीरियसली कंडक्ट करने की आवश्यकता है। सबसे लास्ट में इको फ्रेंडली मेजर्स लेने की आवश्यकता है। जैसे देखो मतलब ज्यादा जो अंधाधुंध एक्टिविटीज होती है ना पहाड़ों में, खास करके अभी हम बात जोशीमठ की कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को ना रोक दिया जाए। पहले पॉइंट से ही संबंधित ये पॉइंट है। अब ऐसा होने से ना कुछ जॉब्स का नुकसान होगा, डेवलपमेंट कम आएगा, लेकिन देखो ऐसा करके एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल डिजास्टर से हम बच सकते हैं। क्योंकि 2021 में भी हादसा हुआ, अभी फिर से हादसे के सिंबल हमें देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं रुकी तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे लास्ट में एडुकेट असेसमेंट ऑफ लैंडस्लाइड रिस्क। अभी देखो क्या सिचुएशन है उसका एडुकेट रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, कितना रिस्क है, और अगर फर्दर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी ही है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ज्यादा कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस तो नहीं है, मतलब अभी तो सिर्फ बातें हैं। देखना ये होगा कि मतलब भगवान करे टाउन जो है बच जाए, जो ये लैंड खिसक रहा है यहीं पर रुक जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज देखो लोगों को तो जल्द से जल्द इवैक्यूएट करना यहां से बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा आर्टिकल।
इसके बाद देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो सेंसस यानी जनगणना से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 1 के पॉपुलेशन वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले ना दो बेसिक क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सेंसस जब सबसे पहली बार हमारे देश में कंडक्ट किया गया था ना, तो उस समय वायसरॉय बता दीजिए कौन था? वायसरॉय कौन था जब सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था? आसान बना देता हूं मैं क्वेश्चन को। 1872 में सबसे पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था, 1872 में। हालांकि उस समय ना पूरे देश में ये सेंसस नहीं कंडक्ट किया गया था, कुछ इलाकों में कंडक्ट किया गया था, और वैसे एक साथ पूरे देश में सेंसस कंडक्ट किया गया था 1881 में। तो इसका आंसर है देखो लॉर्ड मायो, जब पहली बार सेंसस कंडक्ट किया गया था 1872 में। और दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, कौन सी मिनिस्ट्री पूरे सेंसस संबंधित ऑपरेशंस को टैकल करती है? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखो हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है, आपको पता है। हालांकि इस आर्टिकल में बताया गया है, संविधान में डायरेक्टली टाइमलाइन नहीं दी गई है कि कितने सालों बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह मैंडेटरी है सेंसस को कंडक्ट करना। सेंसस एक्ट आया था 1948 में, उसमें भी ना पीरियोडिसिटी की बात नहीं की गई है कि कितने सालों बाद सेंसस कंडक्ट करना है। हालांकि देखो यूएसए में, जापान में डायरेक्टली बता दिया गया है कि इतने सालों बाद सेंसस कंडक्ट करना है। सेंसस एक्ट में ना यह बोल दिया गया है कि जब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस संबंधित जो एक्टिविटी है उसे कंडक्ट करना स्टार्ट कर सकती है। बट देखो हमारे देश में ना परंपरा यह चली आ रही है कि हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता ही है। यह मैंने आपको इसलिए बताया, बहुत बार ना यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन, क्या संविधान में डायरेक्टली मेंशन है कि आपको 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट करना है? नहीं भैया नहीं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है, परंपरा चली आ रही है। अब देखो हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है। कोविड-19 की महामारी की वजह से ना 2021 में सेंसस संबंधित एक्टिविटीज नहीं स्टार्ट हो पाई थी। आर्टिकल में कहा जाता है उस समय इन्यूमरेटर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। टीचर्स को आपको पता है ड्यूटी दी जाती है सेंसस कंडक्ट करने की। घर घर में वो जाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि आपके घर में कितने सदस्य हैं। क्वेश्चनियर्स प्रिंट कर लिए गए थे, मोबाइल एप्लीकेशंस बन गई थी, सब कुछ रेडी था। लेकिन इसी बीच महामारी आ गई तो सेंसस संबंधित एक्टिविटीज नहीं स्टार्ट हो पाई। अब होंगी। अब देखो ये कहा जाता है जब भी देखो सेंसस कंडक्ट होता है ना, तो उससे पहले ना एक एक्टिविटी चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो बाउंड्रीज है ना वो फ्रीज कर दी जाती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स की ना ये आदत होती है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाते रहते हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको काट के 2 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, एक डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा एरिया जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट को दे दिया। मतलब ये काम जो है ना स्टेट गवर्नमेंट्स करती रहती हैं। तो ना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करना जरूरी होता है सेंसस से पहले। मतलब पता लग जाए डिस्ट्रिक्ट्स को कि हाँ ये घर हमारे एरिया में है, इनकी गिनती हमें करनी है, और दूसरे घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट को उसकी गिनती करनी है। अगर देखो सेंसस से पहले ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज ना होना, तो सेंसस के दौरान तो लड़ना स्टार्ट हो जाए कि भैया ये हमारा एरिया नहीं है, तुम करो इसकी गिनती। दूसरे वाला बोलेगा भैया तुम करो इसकी गिनती, हम नहीं करेंगे। इस चक्कर में ना बहुत सारे घर छूट सकते हैं। तो ना सेंसस कंडक्ट होने से पहले ना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज कर लिया जाता है कि कौन से घर कौन से एरिया में आते हैं। और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज करने के बाद में हाउस जो अलग अलग घर होते हैं ना, हाउसेस की लिस्टिंग भी होती है, घरों की गिनती कर ली जाती है कि इस ज्यूरिडिक्शन में इतने घर आते हैं, इनको इतने घरों की गिनती करनी है। ये दूसरे नंबर पे चीज आती है। देखो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, समझ गए? एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का काम स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई 2023 से, और उसके बाद ये वाला काम स्टार्ट हो जाएगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। वैसे पहले जो सेंसस कंडक्ट होते थे ना, उनमें जो ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस हैं स्टार्ट होते थे मार्च से और सितंबर तक कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो एक साथ पूरे देश में हाउस लिस्टिंग जो ऑपरेशंस है ना कंडक्ट करेगी। मतलब ये काम भी जल्दी हो जाएगा, काफी अच्छी चीज है। इसके बाद ना राइटर ना सेंसस की इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बातें बताते हैं कि सेंसस की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। राइटर कहते हैं देखो देश में ना बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट होते हैं। ये वो वाला पॉइंट है देखो स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था कि साफ साफ लिखा नहीं है कि कितने सालों बाद सेंसस कंडक्ट होगा।
जो सेंसस एक्ट 1948 है ना, उसमें बस इतना बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर इट्स इंटेंशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इंटेंशन जब क्रिएट करे, इंटेंशन जब हो तब सेंसस कंडक्ट करना स्टार्ट कर सकती है। तो इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे थे, सेंसस की इंपॉर्टेंस। वैसे तो देखो हमारे देश में ना बहुत सारे सर्वेज होते हैं, आपको पता है। कुछ एग्जांपल्स आप दीजिए, जैसे देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, लेबर सर्वे होता है, तो मतलब ना उन सर्वे से बहुत सारा डेटा मिलता है। लेकिन इतना डिटेल्ड डेटा, जितना डिटेल्ड डेटा इन सर्वे से मिलता है, सेंसस से मिलता है ना, उतना डिटेल्ड डेटा उन सर्वे से नहीं मिलता है। जैसे वो जो सर्वेज है ना, यूं बता सकते हैं कि बड़े ज्योग्राफिकल लेवल पे, जैसे स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे लिटरेसी रेट कितनी इंप्रूव हुई, कितनी डाउन हुई। लेकिन आपको टाउन के लेवल पे, गांव के लेवल पे लिटरेसी रेट का पता लगाना है, जो दूसरी हेल्थ संबंधित जो चीजें हैं उनका पता लगाना है, तो सेंसस देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और दूसरा देखो, डीलिमिटेशन एक्टिविटीज के लिए सेंसस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कैसे? जैसे देखो पंचायत हैं, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, वहां पे आपको पता है एससी और एसटीज के लिए सीट्स का रिजर्वेशन होता है। इनकी, इन कम्युनिटीज की जनसंख्या कितनी है उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से। लेकिन अभी देखो इन म्युनिसिपल बॉडीज में और पंचायत में 2011 का सेंसस इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जल्दी से 2023 में सेंसस कंडक्ट करना जरूरी है, ताकि अगर आप म्युनिसिपल बॉडीज में, पंचायत में जो एससीज और एसटीज हैं उनके लिए अलग सीट रिजर्व करना चाहते हो तो आप कीजिए। समझ रहे हो? इवन देखो एक बात आपको बताऊं, जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पे भी डीलिमिटेशन के लिए ना अभी 2001 के सेंसस के डेटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि देखो फ्रीज है, आपको पता है संविधान में अमेंडमेंट करके यह प्रोविजन किया गया था 2026 के बाद में जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना, उस सेंसस के डेटा के आधार पर फिर फर्दर डीलिमिटेशन किया जाएगा। तो देखो अभी तक 2001 के सेंसस के डेटा के आधार पर है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में सीट्स का, एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशन और वैसे भी डीलिमिटेशन। मतलब देखो अभी ना क्या है कि हमारे देश की पॉपुलेशन ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा की सीट्स पर फ्रीज है। अब साउथ इंडिया के स्टेट्स की यह शिकायत थी उस समय 1970s में कि देखो हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, आप लोग नहीं दे रहे हो। अगर आप हमारी घटी हुई पॉपुलेशन के आधार पर हमारी लोकसभा की सीट्स को उतना नहीं बढ़ाते हो जितना कि नॉर्थ इंडिया की सीट्स को बढ़ाते हो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी है, तो इससे तो हमको ना एक प्रकार से डिसइंसेंटिव हो जाएगा कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए अच्छा काम किया है। बात तो सही थी साउथ इंडिया के स्टेट्स की, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर ध्यान दिया है, तो इस वजह से वहां पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पे लोकसभा की सीट्स कम बढ़े और नॉर्थ इंडिया में लोकसभा की सीट्स ज्यादा बढ़े। तो इसलिए ना 1970s में ना फ्रीज कर दिया गया था कि हम ना पुराने सेंसस के डेटा के आधार पर ही लोकसभा की सीट्स रखेंगे विभिन्न राज्यों में, लेकिन वो अमेंडमेंट चलेगी 2026 आते आते। अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया गया ना तो 2026 के बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना फिर वो नलीफाई हो जाएगी। फिर उस 2026 के बाद फर्स्ट जो सेंसस कंडक्ट होगा ना उसके आधार पर हमारे देश में अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीट्स की जो एलोकेशन है ना वो अलग अलग होगा। अब साउथ इंडिया के स्टेट्स इस पर अच्छा तो रिएक्ट नहीं करेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन बात यह है, ये पूरा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना वो इसलिए दिया क्योंकि सेंसस की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है। डीलिमिटेशन इस पे होता है ग्राउंड लेवल पे, कौन कहां पे, बिल्कुल गांव के लेवल पे, शहर के लेवल पे कहां पे लिटरेसी को ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करने की आवश्यकता है, अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, उतना डिटेल्ड डेटा दूसरे सर्वे से आपको नहीं मिलता। इसलिए अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सेंसस संबंधित एक्टिविटीज को फिर से स्टार्ट कर रही है। लेकिन देखो एक चीज जो है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, सरकार की इंटेंशन यह है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मैं आपको लास्ट में लेके जाता हूं, एक बार ये देखिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें क्या होता है, रेजिडेंट्स का डेटा होता है, हमारे देश में जितने भी रेजिडेंट्स हैं ना उनका डेटा होता है। तो सरकार कहती है कि हम ना सेंसस की एक्टिविटीज कंडक्ट करते वक्त एनपीआर का डेटा भी रजिस्टर करेंगे, मतलब एनपीआर को साथ लेके चलेंगे सेंसस के। और एनपीआर आपको पता है इसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के साथ जोड़ के देखा जाता है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल इशू है हमारे देश में। तो राइटर का सजेशन यह है कि एनपीआर को सेंसस से अलग करना चाहिए फिलहाल सरकार को, क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। देखो एक पॉइंट और भी था पीछे,
राइटर ये कहते हैं कि हमारे देश में ना पिछले कुछ सालों में रूरल और अर्बन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना पॉपुलेशन का रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में बहुत लोग जा रहे हैं, माइग्रेशन बहुत जल्द तेजी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, बृहट बेंगलुरु महानगर पालिके, यहां की जो पॉपुलेशन है ना 49.3% बढ़ गई 2001 से 11 के बीच में। अब कंडक्ट करोगे सेंसस तो और ज्यादा बड़ी मिलेगी। उसके अलावा ग्रेटर मुंबई में पॉपुलेशन 11.9% बढ़ गई 2001 से 11 के बीच में। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 11.7%, लेकिन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ना पॉपुलेशन कम हो गई इसी पीरियड के बीच में, यानी 2001 से 2011 के बीच में। तो जब तक देखो आपको यह नहीं पता होगा तो कैसे आप, मतलब ये बारीकी से इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, तभी तो आप अलग अलग स्कीम्स चला सकते हो और दूसरी जो आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चलानी है वो चला सकते हो। एक पॉइंट राइटर ये भी बोलते हैं, देखो कोविड-19 की महामारी की वजह से ना बहुत सारे एल्डर सिटीजन्स की डेथ हो गई थी, लेकिन डेटा सरकार ने कभी ऑथेंटिकली पूरे देश के सामने नहीं रखा कितने लोगों की डेथ हुई, ऐसा कोई डेटा है नहीं, सरकार ने कहा। बट अब ये सेंसस संबंधित एक्टिविटीज कंडक्ट होंगी ना, तो इस मामले में भी डेटा आ सकता है ग्राउंड लेवल पे कि पहले इतने लोग थे, इतने लोग थोड़े कम हो गए, मतलब अंदाजा लग सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सेंसस से संबंधित। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद देखो तीसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, आरबीआई के द्वारा ना हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें आरबीआई ने ना एक बहुत अच्छी खबर दी। अच्छी खबर क्या है, हमारे देश में जो बैंकों की ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ना वो इंप्रूव कर रही है। सितंबर 2022 में ये घट के 5% पे आ गई। 7 साल का सबसे कम है 5%। काफी खुशी की बात है, क्योंकि देखो अभी मैं बेसिक बताऊंगा ना तो आप समझ जाओगे खुशी की बात क्यों है। बिगिनर्स के लिए बेसिक्स बताना जरूरी है। प्रोजेक्शन ये भी है इस रिपोर्ट में, सितंबर 2023 आते आते ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 4.9% तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक शॉक आए ना, जैसे देखो कोई युद्ध स्टार्ट हो गया, कोई और चीज हो गई, तो फिर मान लीजिए ये जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ना खराब भी हो सकती है, मतलब 5.8 से लेकर 7.8% के बीच में आ सकती है। अब बात करते हैं बेसिक्स की। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन सिंपल है कि जो बैंक हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पैसा कहां से कमाते हैं? प्राइवेट बैंकों को तो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा होता है, ये कहां से पैसा कमाते हैं? इनका मॉडल क्या है? रेवेन्यू का। इनका मॉडल है लोन पे इंटरेस्ट कमाना। जैसे देखो ये जो बैंक है ना लोन देते हैं, हम लोग पैसा जमा करवाते हैं बैंकों में अपने सेविंग का, उस पैसे का बैंक इस्तेमाल करते हैं फर्दर लोन देने के लिए। जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन दिया जाता है, हाउस लोन, अनेकों तरह के लोन दिए जाते हैं जिस पे ये इंटरेस्ट लेते हैं और यही इनके कमाई का साधन है। तो ये जो लोन बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं ना, ये इनकी क्या हुई? एसेट, क्योंकि इनका कमाई का धंधा यही है, लोन देना, वो उनकी एसेट है। लेकिन मान लीजिए बैंक ने लोन दिया विजय माल्या को और विजय माल्या ने अपने आप को डिफॉल्ट घोषित कर दिया कि भैया मेरे पास नहीं है, मेरी कंपनी डूब गई है, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूं। तो बैंक की जो एसेट थी, बैंक का जो लोन था ना, वो बैंक को वापस नहीं मिल रहा है। मतलब बैंक की जो एसेट ने परफॉर्म करना बंद कर दिया, ना तो अब उस पर इंटरेस्ट आ रहा है बल्कि प्रिंसिपल आना भी मुश्किल हो गया है। तो वो एसेट अब हो गई नॉन परफॉर्मिंग, जिसे बैड लोन भी कहा जाता है। समझ गए? तो बेसिक आप समझ गए। लेकिन अब ना, ये तो मैंने आपको देसी भाषा में लेमन टर्म्स में बताया, अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूं। आप यहां पे देखिए, बैंक ने लोन दिया विजय माल्या को। अब देखो शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, तो वो एसेट थी स्टैंडर्ड एसेट, सब कुछ सही चल रहा था। विजय माल्या की कंपनी लोन चुका रही थी, इंस्टॉलमेंट दे रही थी, प्रिंसिपल जो जाना था वो भी जा रहा था, तो सब कुछ सही था। वो एसेट थी स्टैंडर्ड एसेट, रेगुलर एसेट। लेकिन मान लीजिए आज की डेट है 9 जुलाई, आज एक इंस्टॉलमेंट जानी थी विजय माल्या की तरफ से, लेकिन वो नहीं गई। तो 10 जनवरी को विजय माल्या की वो बैंक की वो एसेट जो पहले तक रेगुलर एसेट थी, वो आ जाएगी स्ट्रेस्ड एसेट में, क्योंकि एक दिन का डिले हो चुका है। अब देखो जैसे जैसे डिले ज्यादा होगा ना इंस्टॉलमेंट के चुकाने में, प्रिंसिपल के चुकाने में, तो वो ना कैटेगरी चेंज करती जाएगी बैंक की वो एसेट। मान लीजिए डिले जो है वो 1 से 30 दिनों के बीच में है,
तो वो एसेट रहेगी SMA 0 में, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, फुल फॉर्म इसकी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद है SMA 1, अगर डिले 31 से 60 दिनों के बीच में है, मान लीजिए आज जानी थी जो इंस्टॉलमेंट है 9 जनवरी को, 9 फरवरी को भी नहीं गई, उसके बाद में अगर डिले हुआ ना 9 फरवरी के बाद में, तो वो एसेट आ जाएगी SMA 1 में, यानी डिले जो है वो 31 से लेकर 60 दिनों के बीच में है। फर्दर डिले होता है, मान लीजिए 9 मार्च को भी इंस्टॉलमेंट नहीं गई, तो 9 मार्च के बाद वो एसेट आ जाएगी SMA 2 में, यानी डिले जब 61 से लेकर 90 दिनों के बीच में होगा ना, विजय माल्या को आज इंस्टॉलमेंट देनी थी लेकिन डिले हो चुका है 2 महीने से ज्यादा का, तब वो एसेट आ जाएगी SMA 2 में। ये SMA 0, SMA 1, SMA 2 जो है वो सब आते हैं स्ट्रेस्ड एसेट में। मतलब डिले अगर 1 से 90 दिनों के बीच में होता है तो एसेट कहलाएगी स्ट्रेस्ड एसेट। लेकिन मान लीजिए डिले 90 दिनों से भी ज्यादा का है, तो बैंक के ऊपर चिंता की लकीरें आ जाएंगी कि भैया ये तो गलत हो गया। फिर एसेट आ जाएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए डिले है 90 से लेकर 365 दिनों के बीच में, तो फिर वो एसेट आएगी सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी में। अगर मान लीजिए डिले उससे भी ज्यादा है, 12 महीनों से भी ज्यादा का डिले हो चुका है, 12 महीने हो गए, यानी आज जानी थी विजय माल्या की इंस्टॉलमेंट लेकिन 9 जनवरी 2024 तक नहीं गई, 12 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो फिर वो एसेट आ जाएगी डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में। और सबसे लास्ट में कई समय तक ऐसा चलता रहा तो फिर वो लॉस एसेट बैंक मान लेगा कि अब इसे रिकवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ गए टेक्निकल भाषा में आप, मतलब प्री में इस पे क्वेश्चन यूपीएससी अगर पूछ ले तो। अब देखो रीजंस की बात करते हैं, जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों की कम हुई है ना, उसके इंपॉर्टेंट रीजंस क्या हैं। देखो सबसे बड़ा रीजन तो कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ना बैंकों ने बहुत सारे लोन को तो राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ समझते हो? राइट ऑफ का मतलब यह होता है कि बैंक ना उस लोन को अपनी अकाउंट से हटा देती है, बैलेंस शीट से हटा देती है। बैलेंस शीट इससे बैंकों की ठीक लगने लगती है। इसका मतलब देखो लोन वेवर नहीं होता। जब बैंक कॉर्पोरेट ग्रुप्स के जो लोन को राइट ऑफ करती है ना, उसका मतलब यह नहीं होता कि माफ कर दिया है, चलो भैया जाता है तो जाए। कोशिश करते रहेंगे बैंक उस लोन को हासिल करने की, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ अकाउंट से हटाया है। जैसे एक आंकड़ा दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आंकड़ा यह था कि 10 लाख करोड़ का जो लोन राइट ऑफ किया गया था, उसमें 1,32,000 करोड़ वापस आया। इसी में था, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, मिल जाएगा। मतलब समझ गए आप, 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया था, जिसमें से 1,32,000 करोड़ वापस आया। कई बार ना इसे कंपेयर किया जाता है, जैसे पॉलिटिक्स में ये टर्म काफी चलती है कि आपने कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लोन माफ कर दिए। वो लोन माफी नहीं होता, जो किसानों के लोन माफ किए जाते हैं ना, उसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते। राइट ऑफ करना, बैंक राइट ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि अपनी बैलेंस शीट को ठीक ठाक दिखाया जा सके। समझ गए? एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, और ये रेशो जो है वो इंप्रूव हुई। दूसरा, स्लीपेज कम हुआ। स्लीपेज कम होना मतलब, अब देखो पिछले कुछ सालों में जो बैंकों ने लोन दिए हैं थोड़े सोच समझ के दिए हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो मतलब बैंकों के पहले बहुत सारे लोन बैड लोन में कन्वर्ट हुए उस छाछ वाली बात पे ऐसी आ गई। तो बहुत सारे जो लोन है बैड लोन में कन्वर्ट हुए। अब बैंक ना बहुत ज्यादा सोच समझ के लोन देते हैं, तो अब उनके कम लोन जो है वो बैड लोन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंकों की अब कम आ रही है। तीसरे नंबर पे बैंकों ने ना लोन दिया भी बहुत ज्यादा है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से जो उनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो है ना वो कम हुई है। ये 3 मेन रीजंस हैं। अब देखो जनरली अगर यूपीएससी पूछ ले कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट रेशियो है वो बढ़ती क्यों है, बढ़ती तो देखो बहुत सारे रीजंस की वजह से है। जैसे बैंक अंधाधुंध लोन दे देते हैं, देखते नहीं है कि सामने वाला कितना डिजर्व करता है, आपने लोन दे दिया। किसी ने फर्जीवाड़ा कर लिया, फर्जी पेपर्स दे दिए, अप्रोच लगवा ली। जैसे आईसीआईसीआई की चीफ हैं चंदा कोचर, पहले थी, अब वो जेल में है अपने पति के साथ में। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। बहुत सी कंपनीज जानबूझ के लोन लिया किसी एक्टिविटी के लिए, यूज कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटी के लिए, मतलब लोन को डाइवर्ट कर दिया दूसरी एक्टिविटी के लिए। ऑडिटिंग ठीक से नहीं होती, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना वो बढ़ता जाता है। और इसके खराब परिणाम क्या आते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, मैं आपको बताता हूं। एक तो देखो, बैंकों की अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ेगी तो बैंकों की वित्तीय हालत खराब होगी, बैंकों के पास पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं होगा।
अब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो या तो देखो सरकार बैंकों को पैसा देगी, सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि बैंकों के पास पैसा था किसका? कस्टमर्स का। समझ रहे हो? कस्टमर्स को तो, बैंकों को कस्टमर्स को तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो फिर सरकार क्या करती है? बैंकों की कैपिटलाइजेशन करती है, और सरकार जो पैसा देती है वो भी तो जनता का ही है ना, वो भी तो टैक्स पेयर्स का मनी है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? जनता का होता है। दूसरा, अगर देखो बैंकों के पास में, बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा है, उसकी बहुत सारी एसेट ने अगर खराब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब बैंकों के पास कम पैसा है फिलहाल अलग अलग लोगों को देने के लिए, कॉर्पोरेट ग्रुप्स को देने के लिए। अगर बैंकों के पास पैसा ही नहीं है तो वो एमएसएमई को क्या देगी, अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप्स को क्या देगी? तो ये देश की इकोनॉमी के लिए ना ठीक सिचुएशन नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए नॉन परफॉर्मिंग रेशो जो है ना वो हमेशा कम होनी चाहिए। अब एक और चीज है, देखो ये देखिए आप, हालांकि इंडिया की नॉन परफॉर्मिंग रेशो काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले में अभी भी काफी ज्यादा है। रशिया की तो चलो सबसे ज्यादा है। एक सेकंड में पेन ले लेता हूं। हाँ अब ठीक है। रशिया की देखो सबसे ज्यादा है 8.3%, इंडिया की 5.9%, साउथ अफ्रीका की 5.2%, फ्रांस की बाकी आके देखो कितने कितने कम है। फ्रांस की 2.7%, इंडोनेशिया की 2.6%, चाइना की 1.8%, मलेशिया की 1.6%, यूके की 1.2%, यूएस की 1.1%। तो दूसरे देशों के अपेक्षाकृत अभी भी हमारी काफी ज्यादा है। अब देखो एक और चीज है, अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए ना तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम क्या होती है? जो 2011 में देखने को मिली थी। इसमें यह होता है कि ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम में दोनों की बैलेंस शीट खराब है। एक तरफ देखो बैंकों की बैलेंस शीट खराब है क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे लोन दिए थे जो अब वापस नहीं आए, तो इसलिए उनकी बैलेंस शीट खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो भी ओवर लिवरेज्ड हैं, मतलब उनका काम नहीं चल पा रहा है। वो अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो बैंकों का लोन वापस चुका पाए, बैंकों का इंटरेस्ट वापस चुका पाए, इसलिए उनकी बैलेंस शीट भी खराब है। तो ये है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अगर यूपीएससी पूछ लेती है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम में किस किस की बैलेंस शीट की बात हो रही है, कॉर्पोरेट ग्रुप्स की और बैंक्स की, दोनों की जो बैलेंस शीट है वो खराब हो सकती है अगर नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है वो बढ़ती है तो। क्योंकि बैंकों को भी फर्दर लोन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते ना, और ऑलरेडी उनकी जो बैलेंस शीट है वो खराब है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित जो पूरा आर्टिकल है हमने डिस्कस किया। वैसे अच्छी चीज है, रेशो जो है वो काफी कम हुई है, लेकिन सरकार को अभी भी संभल के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़े बहुत भी मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स अगर आए ना तो ये रेशो बिल्कुल फिर से बढ़ सकती है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज टोटल 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।